नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में हस्तक्षेप इंटरवेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटरवेंशन क्या होता है, हस्तक्षेप क्या होता है और उसके क्या आधार होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर हम साधारण शब्दों में समझे जाने तो एक राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य के मामले में, आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, तो कोई बातचीत करता है, तो उसको हम हस्तक्षेप कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हस्तक्षेप का, इंटरवेंशन का अर्थ क्या है। ओपेनहाइम के अनुसार हस्तक्षेप एक राज्य के मामलों में आज्ञात्मक रूप से हस्तक्षेप करना है, जिससे कि वह उपस्थित परिस्थितियों को बनाए रखे अथवा उसमें परिवर्तन लाए। हस्तक्षेप एक राज्य के मामलों में आज्ञात्मक रूप से हस्तक्षेप करना है, जिससे कि वह उपस्थिति परिस्थितियों को बनाए रखे अथवा उसमें परिवर्तन लाए। इंटरवेंशन इज dictatorial interference by a state in the affairs of another state for the purpose of maintaining or altering the actual condition of things। सिद्धांत रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा हस्तक्षेप निषिद्ध है। प्रोफेसर हेंस केल्सन महोदय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि सभी परिस्थितियों में हस्तक्षेप को निषेध नहीं करती। उनके अनुसार यदि कोई राज्य दूसरे के मामलों में शक्ति के प्रयोग द्वारा हस्तक्षेप करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में हस्तक्षेप किया जा सकता है। प्रोफेसर क्विंसी राइट के अनुसार हस्तक्षेप सैनिक अथवा राजनीतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि कोई राजनीतिक संदेश में आदेश या धमकी निहित है या उनमें शक्ति का प्रयोग करने की बात का समावेश है, तो यह भी हस्तक्षेप कहलाता है। यानी कि हस्तक्षेप सैनिक अथवा राजनीतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि कोई राजनीतिक संदेश में आदेश या धमकी निहित है या उनमें शक्ति का प्रयोग करने की बात का समावेश है, तो भी यह हस्तक्षेप कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 में राज्यों द्वारा हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी सदस्य किसी राज्य की क्षेत्रीय अथवा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अथवा संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों से असंगत बल के प्रयोग या उसकी धमकी से विरत रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1965 में एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें सिद्धांत को फिर से दोहराया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के आंतरिक या बाह्य मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दखल देने का अधिकार नहीं है। इस विषय में मार्च
1973 में सुरक्षा परिषद की जो बैठक पनामा में हुई, उसमें ये निश्चय किया गया कि कुछ विषयों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो बैठक पनामा में हुई, अब तक पारित किए गए प्रस्तावों का एक चार्टर बनाया जाए, जिसका नाम पनामा चार्टर रखा जाए। जिन विषयों को इस चार्टर में समावेश करने का प्रस्ताव था, उनमें हस्तक्षेप प्रमुख था। हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत वास्तव में राज्यों की समानता, इक्विलिटी, प्रभु संपन्नता, सॉवरेनिटी तथा स्वतंत्रता के आदर्श का खोज का एक भाग है। इसके अनुसार एक राज्य दूसरे राज्य को आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। राज्य की सरकारें इस सिद्धांत को स्वीकार करती हैं, परंतु जहाँ तक वास्तविक व्यवहार का प्रश्न है, उसका उचित पालन नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सदस्य राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप धारा 2(7) में प्रतिपादित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सदस्य राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का केवल एक अपवाद यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना या पुनः स्थापित करने के लिए जब सुरक्षा परिषद चार्टर के अध्याय के अंतर्गत सामूहिक कार्रवाई करती है, तो हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत लागू नहीं होता है। हस्तक्षेप के आधार क्या हो सकते हैं, ग्राउंड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। दूसरा है मानवता के आधार पर हस्तक्षेप, इंटरवेंशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। संधि अधिकारों को लागू करने के लिए, अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए, शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए, व्यक्तियों द्वारा संपत्ति का संरक्षण, सामूहिक हस्तक्षेप, कलेक्टिव इंटरवेंशन, अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप, गृह युद्ध में हस्तक्षेप। इस प्रकार हम देखते हैं कि हस्तक्षेप के आधार क्या है। अब इन आधारों की बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हस्तक्षेप का ये आधार आत्मरक्षा, हस्तक्षेप का ये आधार बहुत समय से वैध माना जाता है। संक्षेप में, किसी भी राज्य को अपनी आत्मरक्षा हेतु दूसरे राज्यों के आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार आत्मरक्षा के संबंध में शक्ति का प्रयोग तभी उचित ठहराया जा सकता है जबकि वह आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हो। इस संबंध में कैरोलिन 1841 के बाद में अमेरिका के सचिव वेबस्टर ने एक महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया। उनके अनुसार शक्ति का प्रयोग तभी उचित होगा जबकि आत्मरक्षा की आवश्यकता शीघ्र, प्रबल तथा ऐसी हो जिससे संबंधित राज्य के पास कोई और उपाय न हो तथा उसमें निर्णय लेने का भी कोई क्षण उपलब्ध न हो। 1946 में न्यूरम्बर्ग न्यायालय ने उपयुक्त सिद्धांत को उचित तथा वैध माना। कारफू चैनलवाद में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी इस नियम का अनुमोदन कर दिया। आधुनिक समय में आत्मरक्षा का सिद्धांत
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार राज्य को व्यक्तिगत या सामूहिक रक्षा का अधिकार है यदि उस पर पहले हमला हुआ हो। इसके अतिरिक्त अधिकार तब भी रह सकता है जब तक कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। अनुच्छेद 51 में यह भी निर्देश है कि क्या राज्य द्वारा ऐसी कार्रवाई सुरक्षा परिषद की विश्व शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के अधिकार या जिम्मेदारी को प्रभावित नहीं कर सकती। ये अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को उपलब्ध है। मानवता के आधार पर हस्तक्षेप। मानवता के आधार पर भी हस्तक्षेप काफ़ी समय से उचित माना जा रहा है। इस आधार के अंतर्गत जब किसी भी देश में मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन होता है या व्यक्तियों के साथ अमानुषिक अत्याचार हो तो दूसरे देशों को उस देश के मामलों में दखल देने तथा इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने 1827 में आपस में मिलकर ग्रीस तथा टर्की के आपसी संघर्ष में हस्तक्षेप करने वाले अमानुषिक अत्याचारों को रोका। तीसरा है संधि अधिकारों को लागू करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधि संबंधी अधिकारों को लागू करने के लिए भी हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराया गया है। इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए जब 1831 तथा 1839 में जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो इंग्लैंड ने इस प्रकार मामले में हस्तक्षेप किया क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन बेल्जियम से संधि के अंतर्गत उसकी तटस्थता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध था। इस प्रकार 1962 में अमेरिका ने क्यूबा में अपने हस्तक्षेप को उचित बताया था, परंतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू हो जाने के बाद इस प्रकार के हस्तक्षेप को न्यायोचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा राष्ट्रों में ये कहा गया है कि वे दूसरे की आंतरिकता बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार अमेरिका को क्यूबा में हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं था। अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप। इस प्रकार इस आधार को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में हस्तक्षेप का उचित आधार माना गया है और इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। इसी आधार पर इंग्लैंड ने 1828 में पुर्तगाल को सहायता पहुंचाई थी, परंतु वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, ये आधार पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि में उचित आधार माना गया था, परंतु न्यायोचित नहीं रह गया है। व्यक्तियों तथा संपत्ति का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय विधि में पहले इस प्रकार के हस्तक्षेप को भी मान्यता प्रदान करती थी तथा इस आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक हस्तक्षेप हुए। इस प्रकार का हस्तक्षेप भी वैध नहीं माना जाता क्योंकि इस विषय में जो कुछ भी कार्रवाई की जा सकती है वह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के अधीन होनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र आधार पर हस्तक्षेप को उचित नहीं बताता। सामूहिक हस्तक्षेप, कलेक्टिव इंटरवेंशन। वर्तमान समय में सामूहिक हस्तक्षेप को एक वैध तथा न्यायोचित हस्तक्षेप घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने विश्व में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी परिषद को सौंपी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 में सुरक्षा परिषद को सामूहिक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात विश्व शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए तथा किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सामूहिक हस्तक्षेप कर सकता है। सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद ऐसी कार्रवाई करती है जिसमें शक्ति का प्रयोग न हो, परंतु यदि इसी कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होता तो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत 1950 में कोरिया तथा 1961 में कांगो में सामूहिक कार्रवाई की है। हाल ही में कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने अध्याय 7 के अंतर्गत इराक के विरुद्ध
सामूहिक कार्रवाई द्वारा कुवैत को स्वतंत्र कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को विश्व शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जो इस प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आता है, परंतु केवल इस आधार पर कि किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन हुआ है, सुरक्षा परिषद हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की ये एक त्रुटि है तथा यह भी एक कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वर्तमान समय में एक दुर्बल विधि है। गृह युद्ध में हस्तक्षेप। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास होने के कारण विश्व के राष्ट्रों को आपस में घनिष्ठ संबंध हो गया है, अतः एक राज्य की घटनाओं को दूसरे राज्य में प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः यदि किसी राज्य में विद्रोह या गृह युद्ध हो जाता है तो उसका प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे राज्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर भूतकाल में कुछ राज्यों ने दूसरे राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप किया। उदाहरण के लिए 1934-38 में जर्मनी तथा इटली की सरकारों ने स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। 1968 में रूस ने चेकोस्लोवाकिया के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया और उसे न्यायोचित बताया। इस प्रकार रूस ने हंगरी के मामले में भी हस्तक्षेप किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप कहाँ उचित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इस प्रकार के हस्तक्षेप की आज्ञा प्रदान नहीं करता। डॉक्टर डाकोलिया ने उचित ही लिखा है कि गृह युद्धों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल संयुक्त राष्ट्र को होना चाहिए और इस प्रकार के युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई का एक सफल उदाहरण 1961 में कांगो हस्तक्षेप है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र ने वहाँ के गृह युद्ध को समाप्त करके तथा शांति कानून की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। अतः इस प्रकार का हस्तक्षेप केवल संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं कर सकता है। हस्तक्षेप के वैध आधार। उपयुक्त जो हमने बात कही उससे स्पष्ट होता है कि उपयुक्त आधारों में से वर्तमान समय में आत्मरक्षा तथा सामूहिक हस्तक्षेप ही वैध आधार है। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में गृह युद्ध में हस्तक्षेप तथा मानवता के आधार पर हस्तक्षेप भी हो सकते हैं, परंतु इस प्रकार का हस्तक्षेप केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि हस्तक्षेप में वर्तमान स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को ही हस्तक्षेप करने का वैध अधिकार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वह आत्मरक्षा एवं सामूहिक हस्तक्षेप। इसके अतिरिक्त कुछ एक परिस्थितियों में गृह युद्ध में हस्तक्षेप तथा मानवता के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। मानवता के आधार पर एवं युद्ध के आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि हस्तक्षेप किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करने को कहते हैं और हस्तक्षेप के जो आधार हैं वो आत्मरक्षा, मानवता के अनुसार, संधि को लागू करने के लिए, अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए हस्तक्षेप, शक्ति का संतुलन, व्यक्तियों द्वारा उनकी संपत्ति का संरक्षण, सामूहिक हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि की रक्षा हेतु तथा गृह युद्ध में हस्तक्षेप है। नमस्कार, धन्यवाद।